और दोस्तों युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 21 जनवरी और जैसे कि मैंने कहा भी था कि आप लोग का जो भी टेस्ट है युक्ति आईएएस पे डेली क्विज भी चल रहा है टेलीग्राम पे, उसमें ज्वाइन हुई है आप लोग। गूगल प्ले स्टोर से जिन लोगों ने ऐप को डाउनलोड ना किया हो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और ऐप को डाउनलोड कर लें। सभी टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आप कोई भी टेस्ट देके अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं कि तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की, कितने स्कोर आ रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी हमारी तरफ से मैटर दिया जा रहा है, हम लोग की टीम की तरफ से मैटर दिया जा रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन जरूर आप लोग देखें। क्योंकि देखिए क्वेश्चन मान लीजिए आपसे सपोज करिए एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेकिन उसके चार जो विकल्प होते हैं और चारों विकल्प में जो व्याख्या होता है वो व्याख्या बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कल भी मैंने पॉलिटी का 1 से लेकर 30 तक का एक्सप्लेनेशन किया था, आज 31 से लेकर 60 का एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा। तो जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, समझिए रामबाण है। उतना ही अगर आप लोग कर लेते हो, अभी तो मैं पॉलिटी का ही एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, पॉलिटी सब्जेक्ट का ही, वो आप लोग के लिए रामबाण है। उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। बिहार पीसीएस की परीक्षा में आप कोई भी पीसीएस की परीक्षा देते हो हमेशा क्वेश्चन लड़ेंगे उसमें से, क्योंकि इसके बाहर कुछ है ही नहीं तो एक्स्ट्रा पूछेगा क्या आपसे। और इतना टफ भी नहीं बिहार पीसीएस में पूछता है, पॉलिटी का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं युक्ति आईएएस के बारे में देता हूं कि जिन लोगों ने, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर पर जाए और युक्ति आईएएस का ऐप इंस्टॉल करें। ऐसे ही लोगों खोल के आएगा, आप सर्च करेंगे तो, और युक्ति आईएएस में आइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए और जो भी पेपर का तैयारी करते हैं दोनों मीडियम में टेस्ट आपको मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपका स्कोर भी तुरंत पता चल जाएगा कितनी तैयारी है आपकी। अगर माने वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी एयरफोर्स या यूपीएससी, बीपीएससी, जीपीएससी, आरपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, सारे पेपर आपको युक्ति आईएएस के एक ही जगह ऐप पे आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ युक्ति आईएएस में सिर्फ स्टेट पीसीएस और आईएएस का ही पेपर कराया जाता है, यहाँ पे वनडे एग्जाम का भी पेपर कराया जाता है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा आप लोग, एकदम मिनिमम कॉस्ट में कराया जाता है। और अब की बार तो बिहार पीसीएस का जो हम लोगों ने टैगलाइन दिया है 67 बीपीएससी में कि अब की बार 110 के पार, यानी कि जिन बच्चों का 110 प्लस आएगा तो समझिए कि उनका बेड़ा पार हो गया। मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें वो। देखिए यूपीएससी का एक प्रीलिम्स का टेस्ट हो रहा है, टॉप 10 100 स्टूडेंटों को 50% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 27 जनवरी को होगा, 7 से लेकर 9 बजे तक होगा। पीएम का मतलब होता है रात को ही होगा, ठीक है, शाम को ही होगा। तो सभी लोग आइए, टेस्ट दीजिए और अपने आप को एनरोल कराइए, अधिक से अधिक संख्या में आइए, ताकि आपका जो आपका कंपटीशन है स्टूडेंट के बीच में ही है। तो जितने लोग गैदरिंग करेंगे उनके बीच में अगर आप टेस्ट देंगे तो खुद अपने आप को पता चल जाएगा कि बाकी तैयारी क्या है आप लोग की। 67 बीपीएससी का जिसको देखो बेटा मेंस करना हो, जीएस का पेपर जो होता है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड और ऑप्शनल, यही मेंस का सिलेबस है। एकदम सिंपल सा सिलेबस है, फर्स्ट, सेकेंड एंड ऑप्शनल, ठीक है। आप लोग बस इतना ही कर लो, रोज पर डे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, मतलब कल क्वेश्चन पेपर मान लीजिए मैं क्वेश्चन को ही देता हूं, उसका आपने फॉर्मेट में लिख के भेज दिया कि सर ये फॉर्मेट है हमारा, हम उसकी वेरीफाई करेंगे, हमारी टीम वेरीफाई करेगी और आपको आपके एरर्स बताएगी कि देखो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आप लिखते हो 4-5 ही पाते हो, कैसे उसको 7-8 भी किया जा सकता है। ये पूरा फॉर्मेट कराया जाएगा जीएस की टीम के द्वारा। 100 क्वेश्चन जीएस फर्स्ट में, 100 क्वेश्चन जीएस सेकेंड में, और ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लेते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एलएसडब्ल्यू, हिंदी लिटरेचर, इसके भी 100 क्वेश्चन कराया जाएगा। वनली आपका फी जो है 1500 रुपये फी है आपका, और ऑप्शनल का 1000 फीस है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और टेस्ट जो स्टार्ट होगा 1 फरवरी से लगातार चलता रहेगा। तो ये कोई अगर सोच के बैठा हो कि सर हम प्रीलिम्स दे देंगे उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तो शायद आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि फर्स्ट टाइम में तो मैक्सिमम लोग का होता भी है, लेकिन गलती मत कीजिए, क्योंकि जब तक स्ट्रेटजी बना के नहीं चलेंगे आप लोग, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। क्योंकि आपके पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू से बाहर हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंस से बाहर हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रीलिम्स से बाहर होंगे, इस बार उनकी स्ट्रेटजी होगी। तो आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अगर हमारी टीम में आप लोग हैं और यहाँ पे जितने भी टीचर हैं सब अनुभवी हैं, अनुभव है उनका, इंटरव्यू तक गए हुए हैं, तो उनके द्वारा आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल ना किया, ऐप इंस्टॉल करें। यहाँ पे ये टेलीग्राम का लिंक है, दिन भर क्विज चलते रहते हैं, डेली क्विज चलते रहते हैं, उसमें जाइए और पार्टिसिपेट कीजिए। ये देख लीजिए यहाँ पर अगर 67 बीपीएससी का जो टेस्ट है, जैसे पॉलिटी का ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हुआ था, 7 टेस्ट टोटल 21 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें एक टेस्ट फ्री था।
7 सब्जेक्टिव टेस्ट है, मतलब हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, बिहार स्पेशल के, ऐसे ही मिला के 7 सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। और फुल टेस्ट जो होते हैं 150 क्वेश्चंस के, वो 13 टेस्ट होंगे। 13 7 20 21 टोटल टेस्ट होंगे। वनली 199 रुपीज का, 199 रुपए में आप घर बैठे ही टेस्ट 21 टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अधिकारी बनना चाहते हैं तो टेस्ट दीजिए आप लोग, अपने आप को जानिए कि कितनी तैयारी कर रहे हैं आप लोग। ओनली 199 रुपीज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन था पॉलिटी का ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट था, तो 30 क्वेश्चन तक मैं करा दिया था, अब 30 के आगे मैं बढ़ रहा हूं। तो चलिए सबसे पहला 30 क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहला जो 31 क्वेश्चन है, तो चलिए 31 क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग आते हैं। पहली बात एक चीज याद रखो, कोई भी पेपर आप लोग देते हो, मान लीजिए कोई भी पेपर आप देते हैं, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे मान लीजिए 31 क्वेश्चन में पूछा है कि स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं आता है। पहली बात क्या है, नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे फोकस करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि कौन नहीं आता है स्थानीय स्वशासन के। तो देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन दिए हैं, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशंसा रख रखाव, स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो पहली बात कौन नहीं आता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन पहले पढ़िए, खुद आपको आंसर पता चल जाएगा। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा आता है, यानी कि स्थानीय स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा आता है, परंतु सार्वजनिक अनुशंसा का रखरखाव नहीं आता है। सार्वजनिक अनुशंसा का रखरखाव कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। तो बेटा यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कौन सा नहीं आता है, यानी कि ये देखिए जनोपयोगी सेवा भी था आपका, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी था, स्वच्छता भी था, जनोपयोगी सेवा भी, ये तीनों तो आते हैं, लेकिन सार्वजनिक अनुशंसा का रखरखाव नहीं आता है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ई की जगह बी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ई की जगह क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉय हो जाएगा। इसलिए ये जो है बी नहीं आता है, सार्वजनिक अनुशंसा का रखरखाव, क्योंकि कार्यपालिका के क्षेत्र में ये आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। यहां पर ई गलत टाइपिंग हुआ है, इसको मैं काट देता हूं, यहां पर बी कर देता हूं, बी फॉर बॉय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1975 के आपातकाल को भारतीय इतिहास का सर्वाधिक काली अवधि कहा था। Who among the following called the emergency of 1975 as the darkest period of Indian history? ये किसने कहा। 4 ऑप्शन, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, और इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। अगर कोई लड़के को तुक्का मारना हो तो कहेगा सर ये देखिए ये दोनों एक पार्टी के थे, ये अलग पार्टी के बिहार के हैं, और जयप्रकाश नारायण किसी पार्टी से संबंध तो थे नहीं, तो हमारे ख्याल से अगर तुक्का मारना हो तो जयप्रकाश नारायण भी मारा जा सकता है। तो जयप्रकाश नारायण ने 1975 के आपातकाल को भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काले अवधि कहा था, क्योंकि इसी दौरान प्रधानमंत्री के बेटे यानी कि संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की गई थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था, और ये जयप्रकाश नारायण, जिनको लोग प्यार से लोक नायक की उपाधि दिए थे, जयप्रकाश नारायण की क्वेश्चन कभी बहुत बार पूछा गया कि लोक नायक किसे कहते हैं और लोकमान्य किसे कहते हैं। तो लोक नायक जो है जेपी जी को कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन बिहार पीसीएस में अमूमन देखने को मिलते हैं। तो डार्क एज किसने कहा था कि भैया डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री का था, तो जयप्रकाश नारायण साहब ने कहा था 1975 के आपातकाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33वां क्वेश्चन, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। अंतरराज्यीय परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति होते हैं क्या, प्रेसिडेंट होते हैं। चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री होते हैं क्या, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राज्यपाल, गवर्नर कौन होता है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इंटर स्टेट काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके होते हैं
आंसर सी यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष। बताता हूं कैसे। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सरकारिया आयोग की उपरोक्त सिफारिशों को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया था। अंतरराज्यीय परिषद का उपबंध अनुच्छेद 263 में किया गया है और परिषद में वर्तमान संगठन निम्नलिखित है, जैसे प्रधानमंत्री साहब अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक तथा राष्ट्रपति शासन करने वाले राज्यों के राज्यपाल। जम्मू कश्मीर के मामले में राज्यपाल का शासन सदस्य इसके होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाता है और कैबिनेट रैंक के 4 मंत्री अस्थायी सदस्यों के रूप में आमंत्रित होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे तो पूरा डिटेल आपको मैंने यहाँ पर दे दिया है। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप लोग क्वेश्चन को करने की स्थिति में रहेंगे। तो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां मुख्यमंत्री नहीं वहां पे राज्यपाल। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां है? आपको क्या लगता है कहां हो सकता है? तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का इलाहाबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली। अब बताओ, उत्तर की बात किया जा रहा है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय पूछा जा रहा है उत्तर का, तो क्या कोलकाता हो सकता है? नहीं सर। इलाहाबाद? नहीं सर। मुंबई? नहीं सर। उत्तरी कौन है? नई दिल्ली। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है और केंद्र और राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख आदि शामिल होते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का कार्यालय क्या है बेटा? आपका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राष्ट्रपति शासन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट रूल्स इज नॉट ट्रू? पहला पूछा है कि राष्ट्रपति राज्य की किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को निलंबित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य की विधायिका की शक्ति का प्रयोग करेगी कि नहीं करेगी। अगला है कि लोकसभा इसकी घोषणा वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले सकता है और उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये देखिए पूछा क्या है, कौन सा नहीं है? तो देखो बेटा जी, ये राष्ट्रपति राज्य सरकार के अपने कार्यों में हाथ ले सकती है, ये सरासर अन्याय है, गलत है। क्योंकि दिए कथनों में सभी तो सत्य है लेकिन डी को छोड़ के, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती है। जैसे राष्ट्रपति को राज्य सरकार के शक्तियों को प्राप्त होती है, राज्यपाल तक उनकी कार्यकारी अधिकारी की शक्ति प्राप्त हो जाती है, लोकसभा इसकी घोषणा वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है और राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्ति का प्रयोग करेगी। तो ये रहे 5 क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। कब होता है बेटा? दोनों सदनों का आयोजन कब होता है? अधिवेशन कब आयोजित होता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। 4 ऑप्शन है, सही का चयन करना है। तो क्या होगा इसमें सही? तो इसका जो सही है केवल और केवल क्या है, ऐसे विधेयक जिस पर विचार करने के लिए, उसे पारित करने के लिए जिसमें दोनों में मतभेद होता है। तो जब मतभेद होता है तभी क्या होता है, अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए तो कभी नहीं हो सकता, उपराष्ट्रपति के लिए तो भैया होगा ही नहीं। संविधान में संशोधन से के विधेयक को पारित करने के लिए यह भी असंभव है। 1 गलत, 2 गलत, 3 गलत, तो सिर्फ 4 सही। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। व्याख्या देखिए, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है। यदि किसी विषय में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन 37, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? हु कंपोनेंट टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट? कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इनमें से कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर। संसद को भंग करने के लिए जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है?
उप राष्ट्रपति आपका होता है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ये होते हैं भंग करने के लिए, क्योंकि उन्हीं को कहा भी जाता है। संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद को भंग करने के लिए उत्तरदायी है और सत्र को आहूत करने के लिए बुलाने के लिए भी राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समय समय पर सम्मन जारी करता है। गाइए भाई साहब लोग, कहाँ हैं आप लोग? परंतु संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल माह से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात सत्र कम से कम वर्ष में 2 बार बैठक आयोजित। ये क्वेश्चन लगातार बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इतना गोला कर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 माह वाला और 1 साल में कम से कम 2 बार तो बैठक होनी ही चाहिए। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चितकाल के लिए स्थगन, 17 वर्ष या विघटन लोकसभा के मामले में द्वारा समाप्त किया जा सकता है। वस्तुतः स्थगन द्वारा बैठक को कुछ निश्चित समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के सत्र के रूप में आयोजित किया गया है? अब बताइए कौन सा किया गया है? क्या शीतकालीन सत्र होता है, क्या मानसून सत्र होता है, क्या बजट सत्र होता है, क्या अर्ध माध्यमिक सत्र होता है, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? आप बताओ। भारतीय संसद के सत्र के रूप में आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहला तो पहले यही देखो आप लोग, सबसे लंबा बजट सत्र पहला सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत और मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियों पर चर्चा की जा सकती है। दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र है जो आमतौर पर जुलाई और माह में पूरा होता है। कुल मिलाकर इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा नहीं होता है। ये नहीं वाला जो है वो है अर्ध माध्यमिक सत्र नहीं होता है। शीतकालीन, मानसून और बजट तीनों तो होता ही होता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन में टाइपिंग थोड़ा एरर था, नोट कर दीजिएगा, नहीं पूछा गया था यहाँ पे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली की भारत की देन है? कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल, मंत्रियों की मांगों का गिलोटिन किया जाना, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब बताइए क्वेश्चन क्या पूछा? संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, जिसमें बताइए कौन सी देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शून्यकाल। लगातार इंपॉर्टेंट यूपीएससी तक में परीक्षा में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा ये हल्का क्वेश्चन है, लेकिन बेटा ऐसे ही हल्के क्वेश्चन लगातार यूपीएससी तक में पूछे जाते हैं शून्यकाल के बारे में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठा के बना दिया था आप लोग के लिए। शून्यकाल संसदीय प्रणाली को भारतीय संसदीय प्रणाली की देन मानी जाती है। शून्यकाल में कार्यवाही के दौरान सवाल ही पूछते हैं। शून्यकाल भी प्रश्नकाल की तरह टाइम सेगमेंट है जिसमें सांसद अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। वही दोनों सदनों में इसका टाइम अलग अलग होता है। लोकसभा में तो कार्रवाई का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है और उसके बाद वक्त 0 आवर यानी शून्यकाल होता है। 0 आवर यानी शून्यकाल को हीरो आवर भी कहा जाता है। बताओ, अब यही क्वेश्चन पूछ दे कि हीरो आवर किसे कहते हैं। अब लड़के कहेंगे ये क्या पूछा गया है, तो बेटा 0 आवर को यानी हीरो आवर कहते हैं। अब ये पता करना किस नोट्स में दिया हुआ है। युक्ति आईएएस इसीलिए बैठा हुआ है, आपको राह दिखाने के लिए। वही राज्यसभा में शून्यकाल से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है और इसके बाद प्रश्नकाल होता है, प्रश्न का दौर चालू होता है। वही शून्यकाल में सांसद बगैर तय कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हैं। लोकसभा में शून्यकाल तब तक खत्म नहीं होता जब तक लोकसभा के उस दिन का एजेंडा खत्म नहीं हो जाता। भारत में प्रश्नकाल का सिस्टम इंग्लैंड की वजह से शुरू हुआ। इंग्लैंड में साल 1721 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में संसदीय प्रश्न पूछे जाने की शुरुआत 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, तो इसको जरूर देखिएगा। शून्यकाल में कहां से लिया गया सिस्टम? लंदन से, इंग्लैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन देखिए। 40वां क्वेश्चन पूछा गया कि संसद के किसी सदन की सदस्यता तब तक समाप्त नहीं समझी जाती है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक? बताइए, 120 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 150 दिन। आप लोग को क्या लगता है? अगर भैया 2 महीना, अगर 2 महीना नहीं आए तो खत्म है आप। देखिए, यदि कोई संसद सदस्य संसद को बिना सूचित किए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है।
तो एक काम करते हैं, 30 से लेकर 40 तक का आपका हो चुका है एनालिसिस, 30 to 40 क्वेश्चन, और ऐसे करते करते छोटा छोटा क्वेश्चन मैं कर दूंगा 40 to 60 भी आपको वीडियो आज ही मिल जाएगा। तो जितने भी 10 क्वेश्चन पहले बताया हूं मैं आप लोग को, जैसे मान लीजिए यही पूछा कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो ये 60 दिन होता है, 2 महीने होता है लगातार। और ये क्वेश्चन जैसे कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, शून्यकाल वाला जो पूछा हूं, पूरा डिटेल इसका बता दिया मैंने। और ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि भारतीय संसद का सत्र आयोजित नहीं किया गया है, अर्ध माध्यमिक सत्र वाला था इसका सही आंसर। इसके पहले क्वेश्चन पूछा था कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है, सिंपल सा राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। कमेंट करके बताइए कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है और उनका क्रम क्या है, आजादी से लेकर अभी तक में जितने भी राष्ट्रपति बने उनमें क्रम क्या है उनका, ये भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, किस मामले में आयोजित होता है, ये मतभेद वाला जो बताया था, चौथा इसका सही था सी। एंड देखिए लास्ट ये क्वेश्चन पूछा था कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का कहां पर हेडक्वार्टर है, यही से क्वेश्चन पूछा गया था। लोकेटेड कहां पर है, तो सही बताया था नई दिल्ली है, भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली वहीं पर। ये भी अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष पूछा था, इसमें तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए 32वें में आपातकाल वाला जो पूछा है वो जयप्रकाश नारायण साहब जेपी साहब हो जाएंगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण साहब। और स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित कौन नहीं होता है, तो उसमें बोला था मैंने कि सभी कार्य नहीं, ये बताया था मैंने आप लोगों को, ये भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं और बहुत ही जल्दी आप लोग को दूसरा वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये जो इसका जो आंसर था नहीं आता है, इसका ई नहीं था, ये बी मैंने बताया था, पी फॉर बॉय, ये ई नहीं था, ये बी था, ठीक है, ये नहीं आता है, बी सार्वजनिक और संस्था का रखरखाव नहीं आता है क्योंकि कार्यपालिका के अंतर्गत आता है ये। चलिए इसको बस यही तक रखते हैं, अभी 41 से लेकर 60 तक का वीडियो शाम तक आप लोग को मिल जाएगा। तो इन 10 क्वेश्चनों को मिला नहीं, किसके कितने क्वेश्चन होंगे कमेंट करके आप लोग सही बताइएगा, किसके कितने राइट क्वेश्चन हुए हैं। अगर पॉलिटी का सब्जेक्ट देखो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, पॉलिटी में कम से कम ये मान के चलो कि अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो जिन बच्चे ने इस 15 को ले लिया अपने गियर में, उसका प्रीलिम्स कभी रुकेगा नहीं। और साइंस को पकड़ लिया उसने और करंट अफेयर पे पकड़ बन गई। करंट अफेयर का तो मैं दावा करता हूं कि अगर युक्ति आईएएस क्विज आपने ज्वाइन कर लिया और दिन भर करंट अफेयर का क्विज चलता रहता है और पर डे मैं खुद करंट अफेयर का लेटेस्ट करंट अफेयर, जैसे कल का जितना करंट अफेयर है आज आपको मिल जाएगा, कल से स्टार्ट किया गया है, यानी कि 20 तारीख से शुरुआत की गई है, आज 21 तारीख है। जो भी करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट 20 तारीख वाले होंगे आज आप लोग को मिल जाएंगे, इसलिए बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ, इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो अभी आप लोग का कल का करंट अफेयर मिल जाएगा, प्लस 40 से लेके 41 से लेके 60 तक का भी आप लोग का एनालिसिस पॉलिटी का दे दूंगा। ऐसे करके पूरा 150 कंप्लीट आपको सिलेबस मिल जाएगा, 150 क्वेश्चन का एनालिसिस मिल जाएगा। और बहुत जल्दी लाइव भी हम लोग आपके बीच में आने वाले हैं, इसलिए अपनी तैयारी पे और फोकस कीजिए। जो भी चीजें हैं जो परीक्षा ओरिएंटेड है वो सारा मटेरियल आपको मिलता रहेगा, चाहे एक्सप्लेनेशन हुआ, चाहे लाइव क्विज होगा, चाहे जो भी चीजें हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसने करंट पे, साइंस पे, पॉलिटी पे फोकस कर लिया तो करंट के 30 क्वेश्चन, साइंस के 20 से 25 क्वेश्चन, पॉलिटी के 15 क्वेश्चन, तो ये आपके हाथ के क्वेश्चन होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं। और अब की बार तो युक्ति आईएएस का नारा है, अब की बार 110 के पार, यानी कि सारे बच्चे जो हमसे जुड़े रहेंगे उनको पर्सनली गाइड किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा और 110 से ऊपर नंबर लाने की पूरी कोशिश करवाई जाएगी, बशर्ते जिस तरीके से मेहनत करने के लिए कहा जाए उस तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए। तो चलिए जिनको टेस्ट देना हो टेस्ट दे सकते हैं। देखिए मैंने बता भी दिया था कि बिहार पीसीएस का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है 199, जिसमें टोटल 21 टेस्ट है, 7 सब्जेक्टिव, 13 फुल टेस्ट, 1 फ्री टेस्ट। और ये टेस्ट आप लोग दीजिए और अपने आप को जांचिए कि वाकई में कितने क्वेश्चन में कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को मैं समाप्त करता हूं। फिर आप लोगों के सामने एक नए एपिसोड के साथ मिलूंगा। पॉलिटी का और करंट अफेयर के सेशन बहुत जल्दी मिल जाएंगे आप लोगों को शाम को वीडियो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू, जय हिंद।